लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कंसेप्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अर्थात कंपनी का समापन। समापन का तात्पर्य कंपनी के पूर्ण विघटन से है। पूर्ण विघटन मतलब कंपनी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। और आपको जानकारी होना चाहिए, पहले से जानकारी है कि कंपनी का निर्माण यानी जन्म और मृत्यु दोनों ही कानूनी प्रक्रिया द्वारा होती है। इसीलिए हम कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति भी कहते हैं। कंपनी को हम लोग एक कृत्रिम व्यक्ति भी कहते हैं। अतः कानूनी प्रक्रिया द्वारा कंपनी के अस्तित्व की समाप्ति को ही कंपनी का समापन या निस्तारण कहा जाता है। ग्रोवर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रोवर, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इज द लीगल प्रोसेस। ध्यान दीजिए, एक लीगल प्रोसेस है, लिक्विडेशन भी लीगल प्रोसेस है और उसका प्रादुर्भाव जन्म भी लीगल प्रोसेस है। इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, कंपनी के अस्तित्व का मिटाने का भी एक लीगल प्रोसेस है। इज वाइंड अप एंड इट एसेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स क्रिएटर्स एंड मेंबर्स। उसका एसेट्स को यूटिलाइज किया जाता है क्रिएटर्स और मेंबर्स को के लिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो बिजनेस है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो बिजनेस सबसे पहले क्लोज हो जाता है, बिजनेस सबसे पहले बंद हो जाता है और उसके एसेट्स और प्रॉपर्टीज को बेच दिया जाता है। बेच के और क्रिएटर्स का पेमेंट किया जाता है। क्रिएटर्स दो प्रकार के होते हैं, आउटसाइडर क्रिएटर्स और इनसाइडर क्रिएटर्स। इनसाइडर क्रिएटर्स मीन्स मेंबर और शेयर होल्डर, और आउटसाइडर क्रिएटर्स मीन्स डिवेंचर, सिंडिकेटर्स, बिल पेबल, ईटीसी। तो ध्यान देना आपको। अभी देखिए, जब लिक्विडेशन हम लोग करते हैं तो लिक्विडेशन का कितने प्रकार से लिक्विडेट करते हैं कंपनी को। कंपनी का लिक्विडेशन यानी टाइप ऑफ लिक्विडेशन या मेथड ऑफ लिक्विडेशन बोल सकते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट है वॉलेंट्री लिक्विडेशन, स्वैच्छिक समापन जिसे कहते हैं। दूसरा है लिक्विडेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के निरीक्षण में समापन। और तीसरा है कंपल्सरी लिक्विडेशन, अनिवार्य समापन। वॉलंटरी लिक्विडेशन दो प्रकार का होता है। वॉलंटरी लिक्विडेशन बाय मेंबर, मेंबर के द्वारा यानी शेयर होल्डर के द्वारा जब कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है तो उसे वॉलंटरी लिक्विडेशन कहते हैं। और जब सेकेंड वॉलंटरी लिक्विडेशन बाय क्रेडिटर्स, जब क्रेडिटर्स के द्वारा कंपनी को खत्म किया जाता है, समाप्त किया जाता है, तो उसको हम लोग वॉलंटरी लिक्विडेशन बाय क्रेडिटर्स कहते हैं। थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। वॉलंटरी लिक्विडेशन होता है क्या? वॉलंटरी लिक्विडेशन जब कंपनी के सदस्य और लेनदार, दो व्यक्ति होते हैं, एक तरफ सदस्य एक शेयर होल्डर और लेनदार उसका कर्जदार जिसने कर्ज दिया है। जब कंपनी के सदस्य और लेनदार बिना न्यायालय के हस्तक्षेप से, यानी कोर्ट इसमें किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो इस स्थिति में क्या होता है, सदस्य और लेनदार ये दोनों आपसी सहमति से कंपनी को खत्म करना चाहते हैं। और खत्म करने के लिए जो कार्यवाही पूरी की जाती है उसे हम स्वेच्छा या ऐच्छिक समापन कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका सिलेबस में है, ये दोनों आपका सिलेबस है। वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड कंपल्सरी लिक्विडेशन, यानी वॉलंटरी लिक्विडेशन का ये दोनों पार्ट आपका सिलेबस में है और कंपल्सरी लिक्विडेशन भी आपका सिलेबस में है। इसीलिए आपको इसको समझना जरूरी है। यहाँ तक समझ गए आप? वॉलंटरी लिक्विडेशन क्या है? सदस्य एवं लेनदारों के आपसी सहयोग से न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना जो समापन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन। क्लियर है? अगर मेंबर यानी बाई मेंबर यानी सदस्य यानी शेयर होल्डर के द्वारा अगर कंपनी को समाप्त किया जाता है तो उसे हम लोग वॉलंटरी लिक्विडेशन बाई मेंबर कहते हैं। मैंने लिखा है जब कंपनी दायित्व के भुगतान में समर्थ हो। पहला केस, जब कंपनी दायित्व के भुगतान में समर्थ हो यानी कंपनी अपना लायबिलिटी का पेमेंट कर सकती है। इस स्थिति में शेयर होल्डर अगर मिलकर या कंपनी के सदस्य उसे समाप्त करने का विशेष प्रस्ताव लाते हैं तो उसे सदस्य द्वारा ऐच्छिक समापन कहा जाता है। सेकेंड है बाय क्रेडिटर्स, यानी वॉलंटरी लिक्विडेशन बाय क्रेडिटर्स। जब कंपनी दायित्व के भुगतान में असमर्थ होती है, यानी यहाँ वो पेमेंट नहीं कर पाएगी, तो संचालक जो होते हैं उनका रिडिम्पशन ऑफ कैपेसिटी के आधार पर यानी शोधन क्षमता के आधार पर रजिस्ट्रार शोधन क्षमता के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार को नहीं दे पाते हैं। तब क्या होता है, लेनदार उस कंपनी को अपने अंडर में ले लेता है या लेनदार के नियंत्रण में कंपनी आ जाती है।
इस स्थिति में उस सभा बुलाकर प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो इस प्रकार से जब लिक्विडेशन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन यानी वॉलेंट्री लिक्विडेशन बाय क्रेडिटर्स। क्लियर है? अब आप जरा ध्यान दीजिए, अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा है या कोई कंपनी बंद हो रहा है और एसेट्स बेचा जा रहा है, लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, तो ये सारा काम करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए और उस व्यक्ति को कहा जाता है कानून के भाषा में निस्तारक। तो यहाँ पे जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो निस्तारक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक यानी उसका जो फी है यानी रेम्युनरेशन है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। और जब डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के बाद यानी कंपनी कर्ज को चुकाने की स्थिति में है कि नहीं, इस डिक्लेरेशन के बाद आम सभा में जिस कानूनी व्यक्ति को समापन के कार्य को पूर्ण करने के लिए चुना जाता है, उस समापन के कार्य को पूर्ण करने के लिए चुना जाता है, उसे लिक्विडेटर्स कहते हैं या उसे हिंदी में निस्तारक कहा जाता है। इसी सभा को पारिश्रमिक तय करने के बाद ही कार्य प्रारंभ होता है। इसी सभा में लिक्विडेटर्स का पारिश्रमिक यानी उसका रेम्युनरेशन तय करने के बाद ही कार्य प्रारंभ होता है। अब हम लोग अगले स्टेप में आते हैं, समापन की कार्रवाई। जब कार्यवाही शुरू होती है समापन की तो क्या होता होगा? सबसे पहले बिजनेस बंद कर दिया जाता है, पहला स्टेप। दूसरा, संपत्ति को बेच दिया जाता है। तीसरा स्टेप, सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी बाहरी दायित्व का भुगतान कर दिया जाता है। उसके बाद जो राशि बच जाता है उसे शेष बचे राशि को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधान के अनुसार शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अंतर नियम और सीमा नियम। कंपनी बनाते समय दो नियम का पालन किया जाता है, अंतर नियम, सीमा नियम। यदि बाहरी दायित्व को यानी क्रेडिटर्स को देने के बाद अगर भुगतान पूरा नहीं हो सका, मान लीजिए कुछ ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब लायबिलिटी का ही पेमेंट नहीं होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट नहीं होगा, तो जो उसके शेयर होल्डर या सदस्य हैं जिसे कॉन्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, उनसे उनके दायित्व के अनुसार रकम यानी पैसे मांगे जाते हैं और मांग के फिर उन लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं कॉल्स ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन। इसे कहते हैं कॉल्स ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन। इसे कहते हैं हम लोग कॉल्स ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर लिक्विडेटर की नियुक्ति होती है, उसका रेम्युनरेशन का बात होता है, फिर उसके समापन में जो कार्यवाही जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब आप देखिए, निस्तारक अगर इस जानकारी को अकाउंट्स में लिखता है या स्टेटमेंट बनाता है, निस्तारक खाते का विवरण, जो विवरण बनाता है उस विवरण में क्या क्या बातें हो सकती है। पहली बात तो ये समापन होता तो है लेकिन तुरंत खत्म नहीं होता, एक दो वर्ष तक चल सकता है। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में लिक्विडेटर के द्वारा जो विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में लिक्विडेटर के द्वारा जो विवरण दिए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, उसे लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट है दूसरा, जब समापन पूर्ण हो जाता है यानी 1-2 वर्ष तक चला, फिर लास्ट ईयर जब पूरा काम खत्म हो गया, समापन पूर्ण हो जाता है, यानी कंपनी के पूर्ण समापन के पश्चात अंत में एक अंतिम विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है जिसे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यानी निस्तारक के खाते में आपको दो ही चीज मिलेगा, एक तरफ दो तरह का खाता बन सकता है, एक प्रथम वर्ष में जो बनाया जाता है या वर्ष के अंत में जो बनाया जाता है जिसे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। अब देखते हैं निस्तारक के खाते में क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है। जो लिक्विडेटर्स का जो स्टेटमेंट आपके पास आएगा या रहेगा, या आप उसको अभी इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो पहले से जानने से आप कंसेप्ट ज़्यादा इजी होगा। निस्तारक के यानी लिक्विडेटर के खाते में क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, देखिए इसको हम लोग 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पहले तो अमाउंट रियलाइज बाय लिक्विडेटर, जो भी लिक्विडेटर है, जो भी व्यक्ति हो, पहले क्या करेगा, एसेट्स को बेचेगा। बेचने के बाद क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के लायबिलिटी का पेमेंट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो बचा हुआ रहेगा वो शेयर होल्डर को रिटर्न करेगा।
उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता तो उसको भी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन यहाँ एक पांचवा पॉइंट भी है, अगर शेयर होल्डर अगर लायबिलिटी का पूर्ण पेमेंट नहीं हो पा रहा तो फिर शेयर होल्डर इनको और पैसे भी देंगे और उसके आधार पर ही उसको बांटा जाएगा। अगर पैसा नहीं बचता तो फिर शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा, यानी कॉन्ट्रीब्यूटर्स को नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एसेट्स के रियलाइजेशन में क्या क्या किया जाता है। सेल ऑफ एसेट्स को बेचा जाता है। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कॉल्स ऑन कंट्रीब्यूशन और पार्टली पेड कॉल, सबका आपको समझना है। देखिए फुल्ली पेड क्रेडिटर्स का मतलब होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है तो हम लोग क्या क्या स्टेटमेंट को बनाते हैं, तैयार करते हैं। यहाँ पर यदि वॉलंटरी लिक्विडेशन हो तो आप बनाते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और अगर कंपलसरी लिक्विडेशन होता है तो आप बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहला, दूसरा डिफिशिएंसी सरप्लस अकाउंट्स और तीसरा रिसीवर्स रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। तो अभी हम लोग सबसे पहले वॉलंटरी लिक्विडेशन का लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का स्पेसिमेन देखेंगे। देखिए स्पेसिमेन मैंने यहाँ पे बनाया, दो पार्ट में है ये स्पेसिमेन। एक है रिसिप्ट का पार्ट, यानी पैसा कहाँ से आ रहा है, और दूसरा है पेमेंट का पार्ट, कैसे कैसे पेमेंट हो रहा है। चूँकि ये कानूनी प्रक्रिया है यहाँ, इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है जी। इसी स्टेप में आपको रिसीव करना और इसी स्टेप में आपको पेमेंट करना। किसी पेमेंट करने में खास ध्यान देना, कोई भी स्टेप को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में या डेटा नहीं है तो उसको नील करेंगे, लेकिन इसको लिखना जरूरी है। इसलिए हम लोग पहले रिसिप्ट साइड में देखते हैं, क्लियर करते हैं।